हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, कोई इशू कोई परेशानी तो नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। आज है 30 तारीख, दैट इज़ 30 नवंबर। और आज कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आज बेसिकली जो केमिकल वॉरफेयर में जो विक्टिम्स हैं उनको याद किया जाता है, ठीक है। तो आज है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। दैट इज़ ऑन 30 नवंबर। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि एडीबी दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने कितने अमाउंट का लोन, कितना लोन पास किया है टू सपोर्ट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज इन कोची सिटी इन केरला, ठीक है। देखो, केरला में कोची है, ठीक है। तो कोची में क्या है ना कि मॉडर्नाइज हो रही है वाटर सप्लाई सर्विसेज, ठीक है। जो एक कन्वेंशनल पहले के मेथड थे वाटर को सप्लाई करने के, उसमें मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। तो उस मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर रहा है एडीबी विद द अमाउंट ऑफ 170 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इस 170 मिलियन यूएस डॉलर से दे विल अपग्रेड 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं ये लोग अपग्रेड करने वाले हैं। एंड इसका जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 325 मिलियन लीटर्स पर डे की है। और एक प्लांट बिल्ड भी होगा जिसकी कैपेसिटी जो है 190 मिलियन लीटर्स पर डे की होगी, ठीक है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ एंड इट विल बिल्ड अ क्लाइमेट रिसाइलेंस, ठीक। एडीबी की बात करें, हेडक्वार्टर हम सब जाते हैं मनीला फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट हैं मत्सुत्सुगु असाकावा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपडेट किया है अलर्ट लिस्ट को ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन नवंबर 2023। ये हक है और इसको अपडेट किया है आरबीआई ने, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है और शक्तिकांत दास जी जो हैं वो हैं हमारे गवर्नर आरबीआई के, है ना। तो देखो, अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने अपडेट की है अलर्ट लिस्ट। अलर्ट लिस्ट है क्या कंटेन करती है, किन लोगों के नाम है उसमें, या किन ऑर्गेनाइजेशन, किन कंपनीज के नाम है उसमें, एक क्वेश्चन वो हुआ। तो उसका आंसर है कि जो अलर्ट लिस्ट है ना, अलर्ट लिस्ट में बेसिकली उन एंटिटीज़ के नेम होते हैं, उन एंटिटीज़ के नाम होते हैं जो ना तो ऑथराइज्ड होती हैं डील करने में, ठीक है। फॉरेक्स में डील करने में ऑथराइज नहीं होती, फॉरेक्स इज़ अंडर फेमा एक्ट 1999, ठीक है। और ना ही दे कैन ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी जिससे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, शेयर खरीदे जाते हैं, तो ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है इस प्लेटफॉर्म पे। ये भी रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ना तो दे आर नाइदर ऑथराइज टू डील और नॉर दे आर ऑथराइज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो उन लोगों को, वो लोग आते हैं बेसिकली अलर्ट लिस्ट में। अलर्ट लिस्ट में अभी 19 एंटिटीज़ हैं और 19 कुछ इस प्रकार ये जो न्यू एंटिटीज़ ऐड हुई हैं वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। 19 अभी ऐड हुई हैं, 19 जो हैं वो ऐड हुई हैं, 19 ऐड हुई हैं। टोटल 75 एंटिटीज़ अभी इस लिस्ट में हो गई है अलर्ट लिस्ट में, ठीक। आगे चलें, आगे देखें। अच्छा, अलर्ट लिस्ट में उन लोगों के नाम भी होते हैं, उन एंटिटीज़ के, उन प्लेटफॉर्म के नाम भी होते हैं, उन वेबसाइट के नाम भी होते हैं जो अपीयर होते हैं अनऑथराइज एंटिटीज़ के तरह, मतलब दोज हु आर नॉट ऑथराइज ऑब्वियसली। जैसे मैंने अभी भी बात की कि जिनको ना तो ऑपरेट करने का, ठीक है, और ना ही जिनको डील करने का ऑथराइजेशन होता है, वही अलर्ट लिस्ट के अंदर उनको ही आरबीआई ने अभी डाला है। 19 और को डाला है, टोटल 75 हो गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर महीने में ही HSBC इंडिया ने साइन किया है एक लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, LOI साइन किया है किसके साथ? यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ, ताकि ये लोग एस्टैब्लिश कर सके एक फाइनेंसिंग प्रोग्राम अप टू कितने मिलियन पाउंड टू सपोर्ट इंडियन MSME, ठीक है। इंडियन MSME क्या है? M इज़ माइक्रो, S इज़ स्मॉल, देन M इज़ मीडियम, E इज़ एंटरप्राइज। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हैं उनको इंडियन MSMEs को बेसिकली
सपोर्ट करने के लिए HSBC इंडिया ने एक LOI दैट इज़ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। किसके साथ? UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ, ताकि ये फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 100 मिलियन पाउंड एक तरह से दे कैन हैव 100 मिलियन पाउंड्स टू सपोर्ट इंडियन MSMEs। अगर हम HSBC इंडिया की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर है मुंबई, दैट इज़ महाराष्ट्र में। अच्छा, HSBC इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, HSBC इंडिया। अच्छा, अब इनके जो CEO हैं वो कौन है? वो है हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे जो हैं वो इनके CEO हैं। कौन है? CEO हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट, ठीक है, सेम चीज़ मेंशन है कि MSMEs को एंड बेसिकली कॉर्पोरेट्स को फॉर फाइनेंसिंग देयर इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और ये जो है, जैसे अभी हमने देखा कि दिस इज़ फ्रॉम UK एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो ये दोनों इंडिया और UK के रिलेशनशिप को भी, या UK की दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को, ट्रेड को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जिसने साइन किया है एक MOU, किसके साथ? ग्लोबल फंड के साथ, टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल फंड क्या है? ग्लोबल फंड के साथ किसने MOU साइन किया है? अच्छा, किसने साइन किया है? तो वो वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है कि वर्ल्ड बैंक ने किया है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो ग्लोबल फंड है, ये ग्लोबल फंड है क्या? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मलेरिया, इन सब बीमारियों के लिए काम करती है, ठीक है। इस महामारी को, ठीक है, या इन बीमारियों को कैसे ख़त्म किया जाए, एक्स्ट्रा फंड रेज किए जाए इनके लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ये काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, लिख लेते हैं, वॉशिंगटन DC USA में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, दैट इज़ मैं HQ लिखती हूँ, हेडक्वार्टर, ठीक है। और अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो हम सब जानते हैं अजय भांगा जी इनके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं ग्लोबल फंड की, ये बात हो गई हमारी वर्ल्ड बैंक की। अब बात करते हैं ग्लोबल फंड की। देखो ग्लोबल फंड, जैसे मैंने आपको बताया, दे फाइट अगेंस्ट और इट इज़ अ फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ठीक है। एंड दिस कोलैबोरेशन, दिस MOU विल इम्प्रूव देयर कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट है, उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली हेल्थ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है उस पे काम होगा। दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और हेल्थ की को प्रायोरिटी पे रख के कैसे मलेरिया, HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे जो प्राइमरी बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर है, उन सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, उन सब पे ये ऑर्गेनाइजेशन इस MOU के तहत बात करने वाली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंटिटी ने साइन किया है एक फाइनेंसिंग पैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? कितने $, का है? ये है $125 मिलियन का पैक्ट, ठीक है। अब किस लिए साइन किया गया है? टू सपोर्ट फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज। पेरी दिस दैट मीन्स पेरिफेरल, जो अर्बन एरियाज के आसपास, पेरिफेरल में जो एरिया होता है दैट इज़ पेरी अर्बन एरियाज, ठीक है, इन इंडिया पर्टिकुलरली फॉर विमेन बोरोवर्स, ठीक है। ये पैक्ट साइन किया है L&T ने, और L&T आप जानते हैं ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, NBFC है। तो हुआ क्या है, अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं। देखो L&T जो एक NBFC है, उसने एक पैक्ट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $125 मिलियन का। एंड इन दिस दे विल सपोर्ट द फाइनेंसिंग रूरल और पेरी अर्बन एरियाज़ में, दे विल सपोर्ट द फाइनेंसिंग इंडिया में ही
वुमेन बोरोअर्स के लिए, MSMEs के लिए, ठीक है, और फार्मर्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए दे विल हेल्प फाइनेंशियली इन अर्बन, इन पेरी अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज, ठीक है। आगे चलते हैं। रजत कुमार जैन अपॉइंट हुए हैं पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे किस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, और इनका कार्यकाल भी बताया हुआ है 24 नवंबर से 2023 से 1 नवंबर 2025 तक, ठीक है। 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल है बेसिकली, और ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं फिनो पेमेंट बैंक के, ठीक है। रजत कुमार जैन फिनो पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। इनके MD और CEO कौन हैं? इनके MD और CEO हैं, मैं बात कर रही हूँ फिनो पेमेंट बैंक की, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता, ठीक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं ऋषि गुप्ता। और क्या बचा? अच्छा, इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था अभी अप्रैल में 2017 में, ठीक है, अप्रैल 2017, 4 अप्रैल स्पेसिफिक डेट है, ठीक है, 4 अप्रैल 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट टाइम जो चेयरमैन है वो रजत कुमार जैन बने हैं। आगे चलते हैं। CDSL बन गया है पहला इंडिया का डिपॉजिटरी टू होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट्स वही अकाउंट्स होते हैं जिससे ट्रांजैक्शन होती है, बेसिकली ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं जो अकाउंट्स, ठीक है। तो CDSL पहला इंडियन डिपॉजिटरी बन गया है टू होल्ड 100 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट। अच्छा, CDSL की फुल फॉर्म पूछा है कि व्हाट डज दैट लाइक मीन, ठीक है, एक्सपेंशन पूछा है, तो ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सर्विसेज है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो सिक्योरिटीज़ लिखा है, ये गलत है, सर्विसेज है, ये याद रखना। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड 2 तरह की होती हैं, एक तो हमारी CDSL हो गई, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, दैट इज़ NSDL, ठीक है। एक हो गई हमारी CDSL भारत में और दूसरी होती है NSDL, दोनों ही एक ही काम करती है। एंड अभी CDSL ने बेसिकली अटेन किए है पोजीशन और सरपास किया है NSDL को, ठीक है। डीमैट अकाउंट जैसे मैंने बताया, इट इज़ यूज्ड बाय एन इन्वेस्टर टू होल्ड शेयर एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक इज लाइक करंट लगना, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब इन्वेस्टर्स शेयर और सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है तो वो डीमैट अकाउंट होते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय 2 डिपॉजिटरीज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया, पहला है NSDL और दूसरा है CDSL रिस्पेक्टिवली इन इंडिया, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नवंबर के महीने में ही NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंक को और थर्ड पार्टी ऐप्स को। थर्ड पार्टी ऐप्स कौन से हो गए? ये हमारा पेटीएम हो गया, ठीक, गूगल पे हो गया, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। तो NPCI ने क्या किया है? इंस्ट्रक्ट किया है बैंक को और थर्ड पार्टी ऐप को कि वो UPI पेमेंट्स को रोक दें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, UPI सर्विसेज को रोक दें उन अकाउंट्स के लिए जो इनएक्टिव हैं 1 से ज़्यादा साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए जो भी UPI अकाउंट्स इनएक्टिव हैं, ठीक है। मान लो मैंने अकाउंट बनाया 1 साल से, वो बहुत 1 साल से ज़्यादा हो गया और मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की उस UPI अकाउंट के थ्रू, ठीक है, उस UPI के थ्रू, तो व्हाट NPCI, व्हाट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेड, दे सेड कि आप उन अकाउंट्स को बंद कर दो। ये बैंक से भी कहा और थर्ड पार्टी ऐप से भी कहा। तो ये डीएक्टिवेट कब तक हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे 1 दिसंबर 2023 तक। कब तक डीएक्टिवेट हो जाएंगे? 1 दिसंबर 2023 तक डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है NPCI का? इनका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। NPCI हेडक्वार्टर है मुंबई में, और मुंबई में दिलीप असबे, इनका नाम सुना ही होगा आपने। कौन है ये दिलीप असबे? MD और CEO हैं, ठीक है, MD एंड CEO हैं किसके? NPCI के,
ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट देखें, चलो आगे चलते हैं। मेडन, दैट इज मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक, तो मेडन मीन्स फर्स्ट। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर 2023 टू रिकॉग्नाइज द पिवटल रोल ऑफ safe, affordable, accessible and sustainable transport system for all. Which country proposed the celebration of this day? क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या हुआ है ना, 26 तारीख को पहला 26 नवंबर 2023 को पहला यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ये मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया गया है 26 नवंबर 2023 को, ठीक। तो अब वो बोल रहा है कि ये दिन मनाने के लिए किस कंट्री ने प्रपोज किया था कि ऐसा इस दिन को मनाओ और 26 तारीख को ही मनाओ, ठीक। अब ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है सेफ, अफोर्डेबल, ठीक है, एक्सेसिबल, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रोल बताने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री है उसने प्रपोज किया था कि इस डे को मनाया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों किया था? क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 26 और 27 नवंबर को 2016 में तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, और उसमें इस डे को मनाने की भी बात की गई थी, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान ने बेसिकली इस डे को मनाने के लिए एक प्रपोजल रखा एंड फाइनली 2023 में पहली बार अब ये दिन मना है। आगे चलते हैं। बुक है प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, ठीक है। ये बुक लिखी है प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो है वो प्रणब मुखर्जी की बायोग्राफी है। देखो जब वो छोटे थे वेस्ट बंगाल से लेके जब वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, पूरी जो उनकी लाइफ की जर्नी है वो पूरी जर्नी मेंशन है इस बुक में, उनकी बेटी ने मेंशन किया है। प्लस वो एज अ फादर कैसे थे, ठीक है, डॉटर फादर का जो रिलेशनशिप होता है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत जो रिलेशनशिप होता है, और उनके बीच कैसा रिलेशनशिप था वो भी उन्होंने उसमें बताया है बुक में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रणब मुखर्जी जो है उन्होंने इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया था? ही वॉज दी 13वें प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के। कब से कब तक? देखो 5 साल के लिए होते हैं, 2012 से 2017 तक ही वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब ये बुक किसने पब्लिश की? ये बुक रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हुई थी, ठीक है, रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। अच्छा, क्या प्रणब मुखर्जी जी को कोई अवार्ड भी मिला था? हाँ, इन्हें भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 2019 में मिला था, ठीक है। तो यहीं लिख लेते हैं भारत रत्न इन 2019, 2019 में भारत रत्न मिला था प्रणब मुखर्जी जी को। आगे चले, नेक्स्ट देखें, ठीक है। देखो नेक्स्ट है ज़वेरीलाल मेहता जी जो हैं उन्हें पद्मश्री अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में और जर्नलिज्म की फील्ड में कब मिला, ठीक है। अभी हुआ क्या है ना, ज़वेरीलाल मेहता जी का देहांत हो गया है, ही पास्ड अवे, और इनको जो पद्मश्री अवार्ड है वो 2018 में मिला था। इन्हें और अवार्ड भी मिले हुए हैं गुजरात सरकार की तरफ से, ठीक है। बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला हुआ है 1996 से 7 के बीच में इन्हें गुजरात सरकार की तरफ से। इन्होंने जो कच्छ में फ्लड आया था, ठीक है, सॉरी साइक्लोन आया था कच्छ में, ठीक है ना, रन ऑफ कच्छ आप जानते ही होंगे गुजरात में, है ना। तो कच्छ में जो साइक्लोन आया था 1998 में, और जो अर्थक्वेक आया था 2001 में गुजरात में, उसको कवर किया था। और इनके टेन्योर में, ठीक है, जितना इनका जीवन काल रहा उसमें इन्होंने 13 चीफ मिनिस्टर्स को डॉक्यूमेंट किया हुआ है, डॉक्यूमेंटिंग की हुई है उनकी, ठीक। तो काफ़ी नामी लोगों में से, काफ़ी नामी जर्नलिस्ट में से एक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी शशि कुमार जी के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, गलत है, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं। ही वॉज एन इंडियन वायलिनिस्ट एंड कार्नेटिक म्यूजिशियन, वायलिन बजाते थे और कार्नेटिक म्यूजिशियन भी थे, बिल्कुल करेक्ट है, सही है।
कर्नाटका से नहीं थे वो केरला से थे, ठीक है, कर्नाटका से नहीं थे, केरला से थे, तो सेकंड तो गलत हो गया। आगे देखते हैं। उन्हें वायलिन सम्राट अवार्ड दिया गया था कुवैत में 2011 में, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, दैट इज़ ओनली 2 इनकरेक्ट, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, और कुवैत में उन्हें वायलिन सम्राट अवार्ड दिया गया था 2011 में, ये भी ठीक है। अच्छा, और अवार्ड भी दिए गए थे, केंद्र संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये 2008 में, ठीक है, और केरला संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, ये 2002 में दिया गया था। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नववर्णा कीर्ति महिमा इनके कामों में से एक वर्क है, वर्क्स में से, ठीक है। 10 एपिसोड सीरीज ऑन नववर्णा कीर्तिज, ये भी है। एंड ही ऑल्सो डायरेक्टेड अध्यात्मा रामायण्स रिसाइटल इन 2001, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चाइना मास्टर बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं चिराग शेट्टी और स्वस्तिक राज रंकी रेड्डी। इन्होंने कौन सी पोजीशन हासिल की है मेंस डबल में? देखो ये सेकंड आए हैं, चाइना में इवेंट हुआ है, चाइना ही जीती है इसको, ठीक है, चाइना के प्लेयर ही जीते हैं, चाइना में ही इवेंट हुआ है, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और चाइना के कौन से 2 प्लेयर हैं? लियांग वाई कैंग और वांग चैंग, ठीक है, इन दोनों ने जीता है मेंस डबल। विमेन डबल की बात करें तो नामी मत्सुयामा और चिहारू शिदा, ठीक है। ऐसे ही वुमेन सिंगल्स में चेन यू फी और मेन सिंगल्स में कोदोई नाराकुआ, ठीक है। ये मिक्स डबल है, जेंग सी वी एंड हुआंग या कुंग, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, आई नो स्पेल करने में भी डिफ़िकल्ट हैं, तो याद रखने में डिफ़िकल्ट होंगे, आई लाइक नो दिस थिंग राइट, बट यू हैव टू, ठीक। इसकी ट्रिक बनाओ, शॉर्ट ट्रिक बनाओ, या कैसे भी इसको 2-4 बारी पढ़ लो, तो उससे भी आधी चीज़ें याद हो जाती है। बट ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि पूछ लेगा। अभी क्वेश्चन कैसा है? अभी क्वेश्चन इस प्रकार है कि उन्होंने कौन सी पोजीशन पे वो आए, बेसिकली वो सेकंड आए, फर्स्ट आए, थर्ड आए, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो हारे हैं, किससे हारे हैं, तो चाइनीज़ प्लेयर का नाम दे देगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। कितनी रेसेस जो हैं मैक्स वेरस्टेपेन जो रेडबुल के खिलाड़ी हैं, अच्छा ये बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ठीक है, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ये काफ़ी सारी रेसेस जीती हैं इन्होंने। क्वेश्चन क्या है कि इस सीज़न में इन्होंने कितनी रेस जीती है? इस सीज़न में इन्होंने टोटल 19 रेस जीती हैं अभी तक, ठीक। आखिरी रेस कही जा रही है ये इस सीज़न की, 4th कॉन्जिक्यूटिव अबू धाबी, अच्छा हाँ, अभी इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है, तो ये इनका 4th कॉन्जिक्यूटिव अबू धाबी जीपी टाइटल है और 19वां टाइटल है इस सीज़न का, ठीक है। बेल्जियन डच प्लेयर ड्राइवर हैं। 15वां एडिशन हुआ था फार्मूला 1 इतिहाद एयरवेज अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का, ठीक है, 2023 का, जो कि अबू धाबी यूएई में ही हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसिडर करनी है स्टेटमेंट डेविड कप से रिलेटेड और बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है, गलत वाली बतानी है, ठीक है। देखते हैं। डेविस कप फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे देखते हैं। पहला एडिशन हुआ था डेविस कप का, बिल्कुल करेक्ट है, 1900 में पहला एडिशन हुआ था डेविस कप का, ठीक। और इस बार इटली ने जीता है, ये भी ठीक है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया इस बार, और इटली ने जीता है, दूसरी बार जीता है, ठीक। अच्छा, इनकरेक्ट देखें तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो ए आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो, इटालियन टेनिस टीम ने, जिसके कैप्टन हैं फिलिप्पो वोरांद्री, उन्होंने जीता है डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया है, ठीक। स्पेन में हुआ है, राइट, स्पेन में हुआ है फाइनल्स, ठीक है। ये दूसरी मैंने बताया जीत है, पहली थी 1976 में, 1976 में इटली पहले जीता था। ये 111वां एडिशन था इस टूर्नामेंट का, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई हो,
कोई इशू, कोई परेशानी नहीं हो। फाइन, सो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।